चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो कल हम लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम और स्ट्रेटजी, क्या क्या प्रॉब्लम आता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और क्या क्या उसको क्लियर करने का स्ट्रेटजी है। तो फिर स्ट्रेटजी हो गया तो फिर क्या हुआ कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया। तो फिर नीड आया बर्थ कंट्रोल का। तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम और स्ट्रेटजी देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज द बायोफाइल पे मैं अंकुश आप लोगों के साथ। ये थोड़ा आरजे वाला साउंड करता है, आरजे के टाइप। द बायोफाइल अंकुश। आप लोगों को जो पसंद है आप लोग बोलिए। चलिए, जो जैसा आप लोग तो कुछ कमेंट करते ही नहीं हैं, ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो इस वीडियो पे उम्मीद करता हूँ कुछ आप लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शॉर्ट रखने के लिए सिर्फ जो साइड में लिखा है वही और हाईलाइटेड पोर्शन ये पूरा एनसीईआरटी रीड करने का उतना ज़रूरत है नहीं, इससे टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ये पोर्शन में तो आपको रीड करना ही पड़ेगा। ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन 90s में 2 बिलियन था, 2000 में 6 बिलियन हो गया, 3 टाइम्स हो गया। फिर 2011 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 7.2 बिलियन हो गया। तो इतना इंक्रीमेंट हो, देखिए यहाँ 3 टाइम्स था तो यहाँ थोड़ा लोअर हुआ है ग्रोथ। फिर भी 1.2 बिलियन का इंक्रीज, ये भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया का पॉपुलेशन 1947 मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियन था, फिर 1 बिलियन हो गया, ये भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। फिर इसका भी इंक्रीमेंट 1.2 बिलियन हो गया 2011 में। अभी तो कितना है पॉपुलेशन, ये तो सेंसेक्स के बाद ही पता चलेगा जब। तो मोदी जी हमेशा कहा करते हैं 125 करोड़ देशवासियों, अब तो लगता है 150 करोड़ हो गया होगा। इंडिया की पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से देश में पूरे सब जगह लोग ही लोग, ऐसे भी सब जगह लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। लैंड कैप्चर होते जा रहा है, लैंड होम का एरिया बढ़ते जा रहा है, रेजिडेंशियल एरिया बढ़ते जा रहा है, फील्ड का एरिया कम हो रहा है। तो इसी सब प्रॉब्लम को इवेट कर, फूड स्कार्सिटी कहीं ना आ जाए, तो इसी सब प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए बर्थ कंट्रोल का ज़रूरत पड़ा है। तो लास्ट सेंचुरी में ऑल अराउंड डेवलपमेंट हुआ है, वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो क्या हुआ कि सभी ऑल अराउंड डेवलपमेंट हुआ जिससे कि वेरियस फील्ड में इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीपल का लाइफ का क्वालिटी बढ़ गया, उन लोगों के जीने का तरीका बढ़ गया। तो फिर तो हाउएवर इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर हुआ, तो फिर इसका एक एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट पड़ा किस पे, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि अराउंड था 2 बिलियन 19,000 में, वो क्या हुआ 6 बिलियन हो गया, और बाय 2000 7.2 बिलियन हो गया, और 6 बिलियन हो गया कब 2000 में, और 7.2 बिलियन कब हो गया 2011 में। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू, इंडिया में भी यही सिमिलर ट्रेंड हुआ। हमारा पॉपुलेशन कितना था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो 350 मिलियन था,
और चला गया कितना बिलियन मार्क, क्लोज टू बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011। तो फिर एक रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मतलब एक डेथ रेट में रैपिड डिक्लाइन में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन हुआ था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन हुआ था। इस सब के कारण पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ गया है। और रिप्रोड्यूसिबल इंडिया में अभी ज़्यादातर एज ग्रुप के लोग रिप्रोड्यूसिबल एज में है, जिसके कारण की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो थ्रू आवर reproductive child program, though we could bring down population growth rate, it was only marginal. चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ब्रिंग डाउन कर सके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, लेकिन ये भी मार्जिनल था। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2% इन 20s, less than 2%, that is 20 per 1000 per year at a rate at कितना था, लेस देन 2% था। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर बिलियन है, बिलियन में 2% का इंक्रीज होगा तो एट अ रेट विथ आवर पॉपुलेशन को इंक्रीज रेपिडली। अगर लेस देन 2% भी है तो अगर बिलियन में वही रेट से चलता रहा तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी इवन बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर इसी रेट से चलता रहा तो बेसिक रिक्वायरमेंट का भी दिक्कत हो जाएगा, फूड का, शेल्टर का, क्लोथिंग का। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन दोज एरिया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया है। इधर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उस पर उधर फूड के एरिया में भी ग्रोथ हो रहा है, शेल्टर में भी ग्रोथ हो रहा है, रेजिडेंशियल एरिया बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसी रेट से और ज़्यादा बढ़ता रहा तो कितना भी हम लोग फूड जमा कर ले, कितना भी हम लोग रेजिडेंशियल एरिया बढ़ा दें, तो स्कार्सिटी होगा ही। अभी नोमैड्स, कितना ज़्यादा नोमैड्स घूमते रहते हैं इधर उधर, तो उनको भी जगह नहीं मिला, उनको फूड नहीं मिला, देखते हैं रोड पे सोया हुआ रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं लोग, तो उन लोगों के लिए तो स्कार्सिटी है ही, गरीबी है उन लोगों को। The most important step to overcome this problem is to motivate a smaller family by using contraceptive pill. तो सबसे इम्पोर्टेंट ओवरकम क्या है कि मोटिवेट करें स्मॉलर फैमिली के लिए, आप लोगों ने देखा होगा पोस्टर मीडिया का लगा हुआ, हम दो हमारे दो। Many couple, mostly young women, have been adopted and one child norm भी बहुत लोगों ने एक ही चाइल्ड रखना ये स्वीकार किया है। Statutory raising of marriageable age of female 18 year and of 20 year, an initiative मैरिजेबल एज को बढ़ा के फीमेल का 18 कर दिया गया है और मेल का 21। ये इनिशिएटिव लिया गया ताकि कपल ऑफ फैमिली और टू ऑफ अदर मेजर्स टेकन टू टेकल दिस प्रॉब्लम। इसीलिए एज बढ़ा दिया गया फीमेल का, ताकि स्मॉल फैमिली टैकल किया जा सके इस प्रॉब्लम को। लेट अस डिस्क्राइब सम कॉमनली यूज्ड कंट्रासेप्टिव्स मेथड विच हेल्प अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर बताया जाएगा। एन आइडियल चलिए अब यहाँ से नोट्स सेव कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद से नोट्स में सब चीज़ लिखा हुआ है। रीज़न फॉर इंक्रीज प्रॉपर्टी क्या है? डिक्रीज इन डेथ रेट, मैटरनल डिक्रीज और इन्फेंट मोर्टेलिटी डिक्रीज, इंक्रीज इन रिप्रोड्यूसिबल पीपल, ये जो ऊपर में बताया गया था। और 1947 में इंडिया का पॉपुलेशन 350 मिलियन था, 2000 में 1 बिलियन था, 2011 में 1.2 बिलियन आ गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, अकॉर्डिंग टू कि 2011 के सेंसस के अनुसार लेस देन 2% यानी 20 per 1000 पर ईयर, तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ
डेथ वाज लेस देन 2, तो इसको यहीं रहने दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है कि कितना था, तो लेस देन 2% था। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव में ये यूज़ किया जाता है नेचुरल मेथड में। इसमें कॉन्डम है, ये मेल का है, ये पेनिस के ऊपर लगाया जाता है, ये फीमेल का है। चलिए, ये कॉपर टी है। आइडियल आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। तो इसमें रिवर्सिबल मतलब बार दोबारा यूज किया जा सके, नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई कम से कम साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए, नो सेक्सुअल ड्राइव में, कपल के सेक्सुअल ड्राइव में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र, मतलब जो सेक्सुअल एक्ट है यूज़र का वो होना चाहिए। ट्राई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या है, तो नेचुरल है, ट्रेडिशनल है, बैरियर मेथड है, आयोडाइज है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल है, ये इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स है, सर्जिकल मेथड मेल वेसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, तो ये तो स्टेराइल मेथड हो जाता है। इसके बाद फिर इसमें रीजेनरेशन पॉसिबल, फिर उसके बाद आपको ट्यूब काट, फिर मेल में ट्यूब काट के फिर और इंसिजन हटा के फिर जोड़ के फिर से प्लास्टिक करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी रिवर्स उसका बहुत कम ही पॉसिबल है, तो इसीलिए स्टेराइल मेथड हो जाता है। एक बार हो गया तो फिर से चिल्ड्रन करना बहुत मुश्किल है। ट्यूबेक्टोमी में वैसेक्टोमी हो गया, या ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है एब्डोमेन पे सीजर लगा के, नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड है। चलिए पढ़ते हैं नेचुरल मेथड को। अवॉइड चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, तो नेचुरल मेथड ट्रेडिशनल मेथड क्या करता है, अवॉइड करता है चांसेस ऑफ ओवम ऑफ स्पर्म मीटिंग। ये पेने इस पर लग गया कॉन्डम, तो फिर अब सर्विक्स में इंटर करेगा, तो फिर ये सारा स्पर्म इसी के अंदर रह जाएगा, तो फिर तो आगे तो इससे ओवम और स्पर्म मीटिंग नहीं होगा। फिर पीरियोडिक एब्सटिनेंस है, मतलब कि जब 9, 10 से 17 डेज जब हाई चांसेस रहता है ओव्यूलेशन का, उस समय क्वाइटस से दूर रहना चाहिए, मतलब उस समय सेक्सुअल प्रोसेस में नहीं, उस समय सेक्सुअल प्रोसेस नहीं करना चाहिए, उस समय क्वाइटस से दूर रहता है मेन, उस समय फर्टिलाइजेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, 10 से 17 दिन के बीच में फर्टाइल पीरियड कहते हैं उसको, तो उस समय 10 से 17 के बीच में ओव्यूलेशन साइकिल चलता है, तो 10 में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आप लोग पढ़िएगा, तो ये 10 से 17 के बीच में हाईली चांसेस रहता है, 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, तो ये 10 से 17 के बीच में कपल रिप्रोडक्शन से दूर रहते हैं, तो जिसके कारण की प्रेगनेंसी नहीं होता है। ये पीरियोडिक
मेंटेनेंस का ये एग्जांपल है। विड्रॉल एग्जांपल मतलब ये एक टाइप है कपल का प्रेगनेंसी को दूर रखने का। विड्रॉल ऑफ कोइटस इंटरप्टस, तो क्या होता है इससे? कोइटस इंटरप्टस से प्रिवेंट इंसेमिनेशन। तो इस समय क्या होता है, जब जिस समय इजैकुलेशन होता है उस समय पेनिस को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके कारण कि प्रेगनेंसी नहीं होता है। जब सीमन जब स्पर्म बाहर रिलीज होने वाला होता है सीमन, तब उस समय पेनिस को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके कारण विड्रॉ कर लिया जाता है, जिसके कारण कि प्रेगनेंसी नहीं होता है। तो फिर स्पर्म सर्विक्स में नहीं इंटर कर पाता है, ना फॉलोपियन ट्यूब में जा पाता है, ना ओवम से मिल पाता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होता है। फिर लैक्टेशनल एमेनोरिया है कि आफ्टर 6 मंथ ऑफ नो ओव्यूलेशन, मतलब पोस्ट नेटल मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद 6 मंथ तक ओव्यूलेशन नहीं होता है। इंटेंस लैक्टेशन जिस टाइम होते रहता है उस समय प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं होता है, तो उस समय कपल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। फिर बैरियर मेथड है, प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकल मीटिंग। बैरियर मेथड में स्पर्म और इसको फिजिकल मेथड कॉन्डम है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये कवर द पेनिस, ये कवर्स वेजाइनल एंड सर्विक्स इन फीमेल। तो कॉन्डम क्या करता है, पेनिस को कवर करता है फीमेल में क्या होता है, कवर वेजाइना एंड सर्विक्स फीमेल। तो पॉपुलर ब्रांड है जिसका नाम है निरोध, जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इसका एक खासियत है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, जैसे एड्स भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। डिस्पोजेबल, गिव प्राइवेसी टू यूज़र, प्राइवेसी देता है यूज़र को, खुद ही डिस्पोज। सिंगल यूज है ये। डायफ्राम सर्विक्स कैप वॉल्ट मेड अप ऑफ रबर। तो कॉन्डम का हो गया, बता दिया गया। डायफ्राम सर्विकल कैप वॉल्ट मेड अप ऑफ रबर का बना हुआ है, इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग क्वार्टस। रबर का बना हुआ है, इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाता है, सर्विक्स को कवर करता है ड्यूरिंग क्वार्टस के दौरान। ये रीयूजेबल है ये। इसके साथ इस पर मतलब ये डायफ्राम सर्विक्स और वॉल्ट के साथ अगर इस पर साइडल क्रीम यूज़ करेंगे, जेली यूज़ करेंगे, फोम यूज़ करेंगे, तो कंट्रासेप्टिव इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी। आयोडीज, तो ये तो डायफ्राम सर्विक्स ये सब तो खुद इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आयोडीज एक डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा किया जाता है यूट्रस में थ्रू वेजाना के थ्रू यूट्रस में डाला जाता है। ये हो गया आप लोगों का वेजाइना, ये हो गया सर्विकल कैनाल, ये बर्थ कैनाल। फिर यहाँ यूट्रस है, तो यूट्रस में यहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है। ये आईडीज है, आईडीज का यहाँ आपको फोटो भी मिल जाएगी। कॉपर टी, ये कॉपर रिलीजिंग आईडीज है, कॉपर टी ये हो गई।
आयोडीज दो तरह का होता है, एक नॉन मेडिकेटेड होता है, एक मेडिकेटेड होता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है इसे पढ़ के? वैसे तो मज़ा पता नहीं आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो भी कमेंट कर दीजिए, मैं छोड़ दूँगा, जिससे कि मेरा थोड़ा टाइम बचे। आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो लाइट बेस लूप्स, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर टी, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज कौन कौन सा है? लिपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। तो तीन, तो लिपेज लूप है। नॉन मेडिकेटेड में कॉपर रिलीजिंग में तीन है, कॉपर टी ऊपर दिखा है, कॉपर 7 है, और ये मल्टी लोड 375। ये दोनों तो याद ही रह जाएगा कि कॉपर टी कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, तो कॉपर टी है, कॉपर 7 है। मल्टी लोड 375 कॉपर रिलीजिंग होता है, ये याद रखना है। लिपेज लूप है। और हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टेरोन है और LNG-20 है। प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा मेथड कौन सा यूज होता है इंडिया में? यही होता है, आयोडीज। आयोडीज क्या करता है? इंक्रीज करता है स्पर्म का फाइगोसाइटोसिस विद इन यूट्रस। यूट्रस में मतलब कि यूट्रस हॉस्टाइल हो जाता है इसके स्पर्म के खिलाफ, उसको अंदर जाने नहीं देता है कि, तो वहीं पर उसका स्पर्म पे उसका मोटिलिटी भी डिक्रीज, कॉपर रिलीजिंग आयन उसका मोटिलिटी कम कर देता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म भी डिक्रीज कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मेक अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। हार्मोन रिलीजिंग यूट्रस अनसूटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो ये आप लोग हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का काम था कि अनसूटेबल इम्प्लांटेशन और सर्विक्स हॉस्टाइल कर देता है स्पर्म के लिए। इसमें क्या है कि यूट्रस में स्पर्म को फाइगोसाइटोसिस खा लिया जाता है। आयोडीज यूट्रस के अंदर, यूट्रस में आयोडीज रहता है, तो वहाँ उसको खा लेता है, मतलब कि वहीं उसका निगल लेता है। डिक्रीज मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ कॉपर क्या करता है? तो कॉपर रिलीज करता है मोटिलिटी और फर्टिलिटी उसका कम कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग अनसूटेबल इम्प्लांटेशन या अनसूटेबल कर देता है, सर्विक्स हॉस्टाइल बना देता है। आइडियल फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। आयोडीज आइडियल है जो डिले करना चाहते हैं प्रेगनेंसी। ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन यूज्ड बाय फीमेल। तो स्मॉल डोज किसका? प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है। इस पिल को हर दिन लेना पड़ता है 21 डेज तक, प्रेफरली फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। विद इन फर्स्ट 1 से 5 दिन के बाद, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का 1 से 5 दिन के बीच में किसी भी एक दिन से शुरू होता है, और उसके बाद फिर 7 दिन के गैप के बाद रिपीटेडली यही करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा कि जब तक कि प्रेगनेंसी अवॉइड करना है कपल को, तब तक ये लेना पड़ेगा। तो ये क्या करता है? ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को कॉइल सर्विक्स करता है और रिटार्ड करता है एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन अल्टर कर देता है। तो ओव्यूलेशन कब होता है? डे 14 पे, तो उसको अल्टर कर देता है, ओव्यूलेशन ही रोक देता है। और क्वालिटी ऑफ सर्विक्स ऑफ मिक्सर, तो म्यूकस का, सर्विक्सकल म्यूकस का क्वालिटी खराब कर देता है, जिसके कारण कि स्पर्म का स्पीड स्लो हो जाए। ये हाईली इफेक्टिव है, लेस साइड इफेक्ट है और वेल एक्सपेक्टेड बाय फीमेल है। सहेली ये प्रोड्यूस किया गया था CDRI लखनऊ के द्वारा, इंडियन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा। ये नॉन स्टेरॉयडल
प्रिपरेशन है न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव वीक में एक ही बार लेना पड़ता है, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है और हाईली कंट्रासेप्टिव है। तो ये था। और पाँचवा है प्रोजेस्टेरोन इंजेक्टेबल, ये इम्प्लांट प्रोजेस्टेरोन एलोन और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो एस्ट्रोजन उसको फीमेल में दिया गया एज इम्प्लांट अंडर स्क्रीन, कैन ऑल्सो बी यूज एज इम्प्लांट्स अंडर स्किन और इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के थ्रू या फिर इम्प्लांट के थ्रू स्किन के अंदर लगा दें तो मोड ऑफ एक्शन पिल के थ्रू इफेक्टिव पीरियड थोड़ा ज़्यादा है। तो इम्प्लांट स्किन में आर्म में लगा दिया जाता है ज़्यादातर, तो फिर उसके कारण इंजेक्शन तो ज़्यादा दिन तक प्रेगनेंसी में कपल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, ज़्यादा दिन तक पिल के थ्रू सेम ही फंक्शन है लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव है ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक। इसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसीलिए लोग ज़्यादा पिल ही प्रेफर करते हैं। सबसे ज़्यादा तो आयोडीज होता है तो उसमें डॉक्टर का होता है तो लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी रोकने का काम करता है। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये आजकल बहुत ज़रूरी है, जैसा कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन जैसा कि समाज है, जैसा कि अभी सोच मेंटलिटी हो गया है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ऑफ आयोडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ कोर्टेस। तो ये प्रोजेस्ट्रोजन और चाहे तो प्रोजेस्ट्रोजन दे दो, ये प्रोजेस्ट्रोजन जो दोनों की है प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विथ आयोडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वार्टस। जो क्वार्टस हुआ तो उसके सब बाद 72 आवर्स के बाद वेरी इफेक्टिव है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत इफेक्टिव है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे। कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप। तो ये रेप तो होना ही नहीं चाहिए लेकिन आजकल के देश में समाज में क्या मेंटलिटी हो गया लोगों का पता नहीं। और एज ए अनवांटेड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के दौरान भी अगर हो गया अनअवॉइडल कंडीशन के कारण तो उस समय भी ये ले सकते हैं, प्रेगनेंसी स्टॉप करेगा। केयरलेस हो कि अगर इंटरकोर्स हो गया अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हैं। तो इसमें क्या प्रोजेस्ट्रोजन या एस्ट्रोप्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन विथ आयोडीज हेल्प करता है। तो ये आज का सर्जिकल मेथड तो बता ही दिए, मेल में वेसेक्टोमी है, इंसिजन ऑन स्क्रैटम वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी है, इंसिजन ऑफ एंडोमेन फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मेजर प्रेगनेंसी। तो स्टेरिलाइजेशन कहते हैं इसको, टर्मिनल मेथड है टू प्रिवेंट एनी मेजर प्रेगनेंसी। ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट प्रिवेंट कंसेप्शन, तो गैमेट ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। तो वहीं वहाँ कट हो गया तो पाथ ही उसका पूरा पाथ ही कट हो गया तो जिसके कारण प्रिवेंट हो गया कंसेप्शन। तो ये ख़त्म होता है। ठीक है, तो आज यहीं एंड करते हैं, उसके बाद फिर ये यहाँ लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ये तो हम लोग एडिशनल में लेते हैं ताकि प्रेगनेंसी या कंसेप्शन को रोकने के लिए। लेकिन एक फोर्स किया जाता है, मतलब ये बॉडी को फोर्स करते हैं हम लोग कि प्रेगनेंसी ना हो। इस मेथड का यूज़ एक ग्रोथ को तो कंट्रोल करने में हुआ ही है,
हाउएवर कुछ इल इफ़ेक्ट भी है इसका, जैसे नौसिया ज़्यादातर तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ इल इफ़ेक्ट होता है, जैसे नौसिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर थ्रू नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। तो कम से कम यूज़ करना चाहिए, नेचुरल मेथड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। मतलब अब क्या ही बोला जाए इस पे, ये तो पर्सन के चॉइस पे है क्या यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। तो तो ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया ये टॉपिक। फिर आपका थर्ड टॉपिक आ जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये दो टॉपिक तो ख़त्म हो गया। फिर मेडिकल ट्रांसमिशन कल हो जाएगा, फिर सेक्सुअली, फिर इनफर्टिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये चलिए वीडियो लंबा हो गया, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। तो तुरंत तुरंत तो नहीं कैसे पढ़ाया जाए, मुझे तो समझ में 6 मिनट में कैसे। वीडियो 30 मिनट का है तो इतना तो आप लोग देख ही सकते हैं, अगर अब अच्छा लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तब तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।